ओके, लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन। बेसिकली अभी अब आज हम लोग देख रहे हैं वो पुली वाला प्रॉब्लम देख रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास पुली है। ध्यान दीजिए, इस पुली वाले प्रॉब्लम से लोग अक्सर डरते हैं, बट पता नहीं क्यों, बहुत ही बेसिक रहता है ये। सो ये है आपका सीलिंग, ऊपर का इलाका। सीलिंग जो दीवार रहती है ऊपर की, है ना, वो सीलिंग है, वहां से आपकी पुली लटक रही है। ये पुली ज्यादातर कहाँ काम आती है? आपको पता होगा कि कुआ जो होता है, कुआ, बावड़ी, जो हम लोग मराठी में बावड़ी कहते हैं, या कुआ जो हिंदी में कहते हैं हम लोग वेल, तो वेल में से पानी निकालने के लिए पुली का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसके ऊपर से रस्सी जाती है। सो लिसन, एकदम सिंपल केस लेते हैं कि यहां से इस तरीके से पूरा घूम के रस्सी जो है दो मास को पकड़े हुए है। तो एक मास है M1 और जो दूसरा मास है वो है M2। एंड लिसन, यहां पर हमने अज्यूम किया है कि M1 इज ग्रेटर देन M2। M1 और M2 में से M1 बड़ा है, ठीक है। M1 को हमने बड़ा अज्यूम किया है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, हमें इसका क्या डिटरमाइन करना है? तो सवाल ये है कि हमें डिटरमाइन करना है इसका एक्सेलरेशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसा होगा, ठीक है। सिस्टम का एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों बॉडी जुड़ी हुई है एक ऐसे धागे से जो कि इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब उसकी लंबाई बदल नहीं सकती। तो जितना तेजी से मास M1 नीचे आएगा, उतना ही आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन से मास M2 ऊपर जाएगा। तेजी वर्ड गलत है, तेजी स्पीड के लिए यूज होता है, एक्सेलरेशन बेटर है। सो जितने एक्सेलरेशन से मास M1 नीचे आएगा, उतने एक्सेलरेशन से मास M2 ऊपर जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो सिस्टम का एक ही एक्सेलरेशन है, यहाँ पे दो तीन एक्सेलरेशंस नहीं है। सो ये हो गया आपका M1, ये हो गया आपका M2। एक्सेलरेशन तो पता करना है, साथ में टेंशन इन द स्ट्रिंग का भी एक फॉर्मूला बनाना है। अब वैल्यूज दी नहीं है तो दोनों के फॉर्मूले ही बनेंगे, ऑब्वियसली वैल्यूज तो आ नहीं सकती, है ना। तो कैसे निकालेंगे? लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। यहां पर इस मास को देखिए, इस मास को देखिए, क्योंकि ये भारी है, जाहिर सी बात है नीचे जाने वाला है, तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होने वाला है। तो इस पे जो नेट फोर्स है वो है M1A। नेट फोर्स है M1A। अरे मतलब आप ऐसा कहो कि जाने वाला नीचे है, नीचे एक्सेलरेट होने वाला है, तो M1A इस पे नेट रहने वाला है। लेकिन ये मैं इस पे नहीं बनाऊंगा, इसके ऊपर नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था MA इज नॉट अ फोर्स। MA कोई फोर्स नहीं है, MA इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो इस पे एक्चुअल में फोर्सेस कौन कौन से? इस पे सिर्फ केवल दो ही फोर्स हैं। एक फोर्स है नीचे M1G, भाई नाम मत बोलो, MG मत बोलो, M1G, MG नहीं है ये, M1G है। और ऊपर जो फोर्स है उसका नाम क्या है? टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन हमेशा सपोर्ट की तरफ होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द सपोर्ट। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? तो टेंशन ऊपर है और M1G नीचे है, ग्रेविटी नीचे है। अब मुझे बताइए इक्वेशन क्या बनेगी? बहुत ही बचकाने इक्वेशन, दो ही फोर्सेस हैं। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? कम ऑन, इट्स डैम इजी। हाँ, जोर से बोलिए, वापस से। परफेक्ट। तो M1G बड़ा फोर्स मान लेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा है मास। तो M1G माइनस T, M1G में से T निकल गया तो बचा हुआ फोर्स नीचे की तरफ है, वो है M1A। उस फोर्स से घूमेगी ना बॉडी, नीचे की तरफ जाएगी ना। अरे उस फोर्स से नीचे की तरफ जाएगी ना बॉडी, हाँ क्या ना? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? अरे दो ही तो फोर्स दिए और फाइनल बॉडी नीचे जा रही है, तो इसका मतलब नीचे वाला फोर्स बड़ा है। तो नीचे का फोर्स मान लो 20 न्यूटन माइनस ऊपर का फोर्स मान लो 15 न्यूटन, तो 5 न्यूटन नीचे की तरफ ही होगा ना। 20 माइनस 15 नीचे 5 होगा, तो वो 5 न्यूटन ही रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है, वही बॉडी को चलाता है। सो M1G माइनस T इक्वल्स टू M1A। आई होप कि ये बेसिक सी बात सभी को समझ में आ चुकी है। अब इस वाले मास का जाहिर सी बात एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, तो नेट फोर्स इस पे मैं लिखूंगा M2A। एक्सीलरेशन तो दोनों का सेम है, तो A और A ही लिखेंगे, A1 A2 नहीं लिखेंगे। लेकिन मासेस तो अलग है ना, तो फोर्स तो डिफरेंट हो जाएगा ना। तो बेसिकली इट विल बी M2A। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो M2A ये इस पे नेट फोर्स है। अब इस पे जो दो फोर्सेस है वो कौन से हैं? टेंशन ऊपर की तरफ, हमेशा टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी रहता है, टुवर्ड्स द सपोर्ट रहता है, ठीक है। और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है भैया? M2G,
जीत कौन रहा है? टेंशन, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी बोलिए? T माइनस M2G। अरे फोर्सेस में से फोर्सेस को माइनस करो, इन दोनों को ऐड मत करो। टेंशन माइनस M2G इज M2A। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? वेरी नाइस। सो इट्स M2A। खोपड़ी में सभी के बात घुस चुकी, आई होप। अब यहां से एक्सेलरेशन निकालना बेहद आसान हो गया। इट्स अ चाइल्ड्स प्ले नाउ। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? We are going to take this as equation 1, that as equation 2, and we'll just add the things. So adding equations 1 and 2, तो हमें देखिए ऐड करते ही बेटा देखो माइनस टी और प्लस टी का क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएंगे ना। माइनस टी प्लस टी कैंसल होंगे कि नहीं होंगे भाई? कैंसल हो जाएंगे। तो M1G माइनस M2G इज M1A प्लस M2A। इज इट करेक्ट? अब यहां से एक्सेलरेशन कॉमन निकाल लो तो बचेगा M1 प्लस M2। हाँ के ना? यहां से G कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा? M1 माइनस M2। अरे समझ में आई बात? सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। दैट्स द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। Have you guys understood this basic thing? It's damn easy. अच्छा, बाय द वे सबसे बेसिक मशीन है पुली। ये जो पुली है सबसे बेसिक वाला हमने केस लिया। इसमें 4-5 पुलीज हो सकती हैं, 10-12 चीजें हो सकती हैं। तो बेसिकली इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम फिलहाल फर्स्ट ईयर बीएससी में हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन जो लोग आईआईटी जैम एंट्रेंस में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें थोड़े हायर लेवल प्रॉब्लम्स पढ़ने होंगे, तो वो लोग मुझे अलग से अप्रोच करेंगे, जिसमें मैं 3-4 पुलिस के साथ क्या करना होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी सब लोगों को जस्ट खाली एफवाई बीएससी के हिसाब से, फर्स्ट ईयर बीएससी के हिसाब से बस ये चीज सीखनी है, और ऐसे ही 1-2 प्रॉब्लम्स और। इसे हम एटवुड्स मशीन कहते हैं, एटवुड्स मशीन, विच इज अ वेरी वेरी बेसिक पुली वाला सिस्टम। एटवुड्स मशीन। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? गुड, वेरी नाइस। तो ये तो भैया एक्सेलरेशन मिला ना। अरे अपने को तो टेंशन भी तो चाहिए, हाँ क्या ना? तो टेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना इस इक्वेशन में। अरे कोई भी एक इक्वेशन में भाई टेंशन की वैल्यू चाहिए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो लेट्स टेक दिस वन। दिस वन सीम्स टू बी मच इजियर। सो इसको यहां पे ले लो, ठीक है? मतलब मैं साइड में यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है? सो बेसिकली ये हो जाएगा आपका T इज इक्वल टू, टेंशन इज इक्वल्स टू M2G प्लस M2A। इज इट राइट और रॉन्ग? इट्स परफेक्टली राइट। M2G इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो M2G प्लस M2A हो जाएगा। अब दोनों में से क्या बाहर आ जाएगा भाई? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सो M2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा G प्लस A। तो जो A है, A की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ये पूरी चीज है ना। अरे पूरी चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, तो इट विल बिकम व्हाट? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। इज इट राइट? इट्स परफेक्टली राइट। ओके, अब ये अभी तक सुधरा नहीं, इसको थोड़ा और सुधारने की जरूरत है। तो क्या करेंगे? लिसन लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। यहां से इन दोनों में से G भी तो बाहर आ सकता है, तो यहां पर आप ले लेंगे M2G पूरा बाहर, है ना? और यहां पे अंदर क्या छूट जाएगा? 1 प्लस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। इज इट करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। सो टेंशन इज इक्वल्स टू M2G इधर ले लिया। अब भैया एलसीएम निकालेंगे ना, M1 प्लस M2 को इधर ले जाएंगे, है ना? सो M1 प्लस M2। अच्छा मतलब प्लस करके यहां पे देखो पहले से M1 माइनस M2 था, M1 माइनस M2 था ना भाई। अरे ये M1 प्लस M2 तो हम ऊपर ले गए ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस करके ये चीज तो थी ही ना पहले से, कि नहीं थी? थी पहले से। और नीचे है M1 प्लस M2। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है? इसमें से एलिमिनेट हो जा रहा है M2। सो M2 एलिमिनेट हो गया, हाँ क्या ना? ये कितना बन गया? 2M1। 2M1 बना ना ये, 2M1। अरे हाँ क्या ना भाई? इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो T इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, यहां पे 2M1 है। अरे भैया 2M1, M2 भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2M1 M2G बराबर है अपॉन M1 प्लस M2। तो ये मिल गया हमें टेंशन का भी फॉर्मूला। दैट्स इट। सो दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। आई होप कि आपकी खोपड़ी में ये बातें पूरी तरीके से घुस चुकी हैं, समझ में आ चुका है कि बहुत ही बेहद आसानी से हम लोगों ने चीज सॉल्व की है। इट वॉज डैम इजी, राइट? हाँ क्या ना भाई?
सो लिसन नाउ सेकेंड प्रॉब्लम पे जाते हैं, मतलब आज का सेकेंड प्रॉब्लम। सो बेसिकली कैसा है कि एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास दिया हुआ है 350 grams. Now I don't like grams, I like kgs. So what I will write is 0.350 kg. अरे 350 ग्राम दिया है, it will become what? 0.350 kg. ये जा रहा था, बॉल चल रहा था एक स्पीड से, और वो स्पीड, अच्छा शुरू में चल रहा है तो उसको इनिशियल स्पीड u लिखता हूं, u स्पीड से चल रहा था और स्पीड थी 14 मीटर पर सेकेंड। इट्स 14 मीटर पर सेकेंड। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? फिर ये जाके बैट पे गिरा और बैट से इसको बहुत तेजी से पीटा गया। तो बैट ने जब इसे मारा तो ये पूरी तरीके से पलट गया, मतलब आ रहा था ऐसे, अब जा रहा है ऐसे, एग्जैक्टली पलट गया है। ठीक है, उसी लाइन में पलट गया है और ज्यादा स्पीड से पलटा है। 24 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लौट के जा रहा है। ठीक है, नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली के फोर्स ऑफ ब्लो एक्ट फॉर, इसमें यह दिया हुआ है कि जो फोर्स लगा बैट का, बैट के कांटेक्ट में जो बॉल रहा, बॉल बैट के कांटेक्ट में पल भर के लिए, कुछ क्षण के लिए रहा होगा कि नहीं रहा होगा? यस। तो टाइम भी दिया हुआ है, टाइम इज 0.035, इतने टाइम के लिए, सेकेंड्स में, इतने टाइम के लिए जो बॉल है बैट के कांटेक्ट में था। दे आर आस्किंग यू फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट ऑन द बॉल। ठीक है, बैट ऑन द बॉल, राइट, करेक्ट, ऐसे ही बोला है। तो ये पता करना है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। लिसन, व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। याद कीजिए 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जो 4th चैप्टर था आप लोगों का, मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, सो 4th चैप्टर था जिसका नाम था फोर्स, जिसमें लॉज ऑफ मोशन थे, लॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली उसके अंदर आप लोगों ने इंपल्स नाम की चीज पढ़ी थी, एंड इंपल्स वाज चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम कितना है भाई? चेंज इन मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू वेलोसिटी। अब आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है? अरे भैया चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो भैया फाइनल मोमेंटम mv है, इनिशियल मोमेंटम mu है, और दोनों के बीच में माइनस है। अरे हाँ क्या ना अकल के पुतलो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नाउ लिसन, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल्स ऑफ साइन कन्वेंशन। मान लेते हैं कि बॉल ऐसे जा रहा था, बॉल ऐसे जा रहा था, तो उसका जो u है ना वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है। अरे हमने चुन लिया भाई लेफ्ट नेगेटिव है। और जब बैट से वो टकराया, जब बैट से उसे मारा गया, तो बेसिकली बॉल ऐसे जा रहा है, तो उसका v जो है वो पॉजिटिव है। तो यहां पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v की वैल्यू पॉजिटिव डालेंगे, लेकिन यहां जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे, बिकॉज u नेगेटिव है। समझ में आई बात है सभी के कि नहीं? ये बहुत जरूरी है भाई, ये गड़बड़ ना हो जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। इंपल्स को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, जे। मास हम कॉमन निकाल लेंगे, v माइनस यू करेंगे। v है 24 और u है -14, तो ये हो गया 0.350। 24 प्लस 14, 24 प्लस 14 कितना होता है बेटा? इट इज 38। सो 38 इंटू 0.350। जिसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है जरा चेक करके बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 38 इंटू 0.350 कितना आ रहा है? या सो इट्स 13.3 kg मीटर पर सेकेंड। दैट्स परफेक्ट, सॉरी, kg मीटर पर सेकेंड। ये इनवर्स लगा दिया तो फिर ऐसा साइन डालने की जरूरत नहीं, स्लैश डालने की जरूरत नहीं। तो ये तो आ गया आपका इंपल्स। नाउ लिसन, इंपल्स का एक फॉर्मूला और है। इंपल्स इज एवरेज फोर्स इनटू टाइम। सो देयरफॉर एवरेज फोर्स इज इंपल्स अपॉन टाइम। सो इंपल्स की वैल्यू आई 13.3 और हमें टाइम दिया गया है 0.035 सेकेंड्स। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर वाले जरा कैलकुलेट करके बताएं कि क्या आंसर आ रहा है इसका। भैया चेक कीजिए क्या आंसर आ रहा है। कितना?
13.3 डिवाइड बाय 0.035, 380, 380 न्यूटन, दैट इज द परफेक्ट आंसर. सो 380 न्यूटन, जो कि बहुत ही हाई वैल्यू है फोर्स की. और इतना फोर्स तो चाहिए अगर बॉल का नक्शा बिगाड़ना है, बॉल की काया पलट करनी है, बॉल का डायरेक्शन पूरी तरीके से बदल देना है. 14 की स्पीड पे आने वाला बॉल 24 की स्पीड पे रिटर्न जा रहा है, तो इतनी तो मेहनत करना पड़ेगी, है ना. तो आपने बहुत ही ताकतवर फोर्स अप्लाई किया है. इसको एवरेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिसन लिसन सुनिए, भले ही वो बहुत ही कम टाइम के लिए कांटेक्ट में रहे बॉल और बैट, लेकिन जितना भी समय वो कांटेक्ट में रहे, उस दौरान, उस ड्यूरेशन में आपने एग्जैक्टली सेम फोर्स अप्लाई नहीं किया होगा. सेम फोर्स, एग्जैक्टली सेम फोर्स अप्लाई नहीं किया होगा. आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इट्स नॉट एग्जैक्टली 380. जो ड्यूरेशन रहा होगा, फॉर सम फ्रैक्शन ऑफ टाइम इट मे हैव बीन 400 से ज्यादा, फॉर सम अदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इट मे हैव बीन लेस देन 350, समथिंग लाइक दैट. सो एवरेज करके 380 वैल्यू है, एवरेज फोर्स जो बीच में एक्ट कर रहा है. आई होप की बात आपके समझ में आई है. चलिए एनीवे आगे. नाउ लिसन, एक सिंपल सा प्रॉब्लम टेंशन के ऊपर बेस्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम लोग देखने जा रहे हैं. लिसन वेरी वेरी केयरफुली. तो मेरे पास यहां पर एक सीलिंग है. सीलिंग मतलब ऊपर, आपके घर की जो ऊपर की दीवार होती है उसे कहते हैं सीलिंग. और वहां पर जो है कुछ धागे बंधे हुए हैं. सो ये एक धागा, ये एक धागा है. गलती से भी ये मत सोच लेना कि दोनों धागे सेम एंगल पे हैं, नहीं. क्योंकि जो यहां पर तीसरा एक धागा लटकाया गया है और उस पर मांस बांधा गया है, इस धागे की लंबाई और इसकी लंबाई डिफरेंट ली गई है. तो जाहिर सी बात है कि एंगल सेम नहीं बनेगा. जब दोनों धागे एग्जैक्टली इक्वल होते तो एग्जैक्टली सेम एंगल्स बनते. बट एक धागा लंबा है और दूसरा धागा छोटा है, तो एंगल विल नॉट बी सेम. दिस विल बी सम अदर एंगल, दिस विल बी सम अदर एंगल. आई होप कि ये बातें सभी को समझ में आ रही है पूरी तरीके से. आई हैव नॉट ड्रॉन द डायग्राम वेरी वेरी नाइसली, सो लेट मी रिपीट दैट अगेन. सो यहां पर जो है इस तरीके से, दैट इज अ सीलिंग एंड दिस इज वन थ्रेड एंड दैट इज द अदर थ्रेड एंड दिस इज अनदर वन. एंड व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट हियर इज फाइंड द टेंशन इन ऑल द थ्री स्ट्रिंग्स. सो हमें टेंशन पता करना है भैया, तीनों के तीनों धागों में टेंशन कितना है, हमें यह पता करना है. तीनों धागों में जो टेंशन है उसकी वैल्यू क्या है. सो लिसन, ध्यान से सुनिएगा. ये एक है हमारा कॉमन पॉइंट, ठीक है. सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं भाई कि नहीं सुन रहे? गुड. इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे, इस पॉइंट को जहां पे जॉइंट किया हुआ है, इस पॉइंट से तीनों टेंशंस अवे होंगे. तीनों टेंशंस अवे होंगे, अवे, दूर दूर. तो इसका नाम मैं रख रहा हूं, जैसे टेक्स्ट बुक में लिया है T1, इसका नाम T2 और इसका नाम T3. टेक्स्ट बुक के हिसाब से नाम रख रहा हूं. नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इसको T1 बोल सकते हैं, इसको T2, पर टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग को रिवीजन करने में आसानी हो. और ये जो है वेट, ये 100 न्यूटन का दिया हुआ है. 100 न्यूटन वेट है ये. दिस इज 100 न्यूटन. सो 10 किलो का होगा अप्रोक्सीमेटली, और ग्रेविटी को, जी को 9.8 ले लिया है. सो 10 kg इंटू 9.8 ले लिया है, 10 ले लिया, 9.8 को 10 ले लिया, तो 10 न्यूटन 100 न्यूटन हो गया. एनीवे तो 100 न्यूटन का ये वेट है. इस पे जब अपन निकालेंगे फॉर्मूला, तो इस पे कौन से दो फोर्सेस है बताइए? इस पे कौन से दो फोर्सेस है? इस पे अगर निकालेंगे तो, मैं इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, इस पॉइंट पे तो तीन है. T1 है, T2 और T3 है. मैं इस बंदे की बात कर रहा हूं, इस बंदे की, mg एंड टेंशन. परफेक्ट. सो इसके ऊपर एक mg फोर्स है और वो दिया हुआ है 100 न्यूटन, और इसके ऊपर दूसरा फोर्स कौन सा है? टेंशन है. और टेंशन इस बॉडी से अवे होगा. कैसा होगा? अवे. ये बात याद रखिए. और क्योंकि धागा एक ही है, इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, तो इसीलिए दोनों टेंशन सेम ही है. इस बात को समझिए. इससे अवे जो जा रहा है और इससे अवे जो जा रहा है, दोनों सेम टेंशन है. सो अब पता चल गया T3 की वैल्यू इज नथिंग बट mg की वैल्यू, बिकॉज ये बॉडी क्या मूव हो रही है? क्या? अरे अटकी हुई है, लटकी हुई है ना, अटकी हुई है एंड लटकी हुई है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो बॉडी कहीं जा नहीं रही है. इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर.
सो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बैलेंस हो गया ना, सो T3 कितना हो गया mg। अरे हुआ कि नहीं हुआ? सो टेंशन 3 आपको मिल भी गया, टेंशन 3 की वैल्यू 100 न्यूटन। अब निकालना है टेंशन 1 टेंशन 2। अच्छा एंगल्स दिए हुए, एंगल्स पहले बना दूं। छोटू सा एंगल है 40 डिग्री और ये बड़ा सा एंगल है 50 डिग्री। नाउ लिसन, अब इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे 3 फोर्सेस हैं, तो इसके y के फोर्सेस अलग करना पड़ेंगे, x के फोर्सेस अलग करना पड़ेंगे, बिकॉज तीनों फोर्स एक लाइन में नहीं है। ये फोर्स मान लो y डायरेक्शन में है, तो फिर ये फोर्स ना तो y में है ना तो x में। अरे क्योंकि अगर ये y है तो x ऐसा होगा ना, परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स ना y में ना x में, तो इसे तोड़ना पड़ेगा। और वैसे ये फोर्स भी y में x में नहीं है, तो इसे भी तोड़ना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो इसे हम ब्रेक करेंगे, तो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक ये और एक ये। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? सो ये बन जाएगा आपका T2 cos 50। ये T2 cos क्यों बन गया? एक सेकंड, ओह आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, यस यस आई मेड अ मिस्टेक, क्योंकि ये अगर 50 है तो ये भी 50 है भैया, तो ये होगा T2 cos 50। वेरी नाइस, थैंक यू एवरीबॉडी। सो आप लोग बहुत ही होशियार स्टूडेंट्स हैं, फौरन गलती पकड़ ली। सो T2 sin 50 और ये T2 cos 50। वैसे ही इसे भी तो तोड़ेंगे भाई, इसे भी ब्रेक करेंगे, तो थोड़ा इधर ब्रेक होगा और थोड़ा इधर ब्रेक होगा। तो बेसिकली लिसन वेरी केयरफुली, दिस विल बी, अगर वो 40 है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी 40 डिग्री होगा। अरे भैया ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये हो जाएगा T1 cos 40 डिग्री एंड दैट विल बी T1 sin 40 डिग्री। बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली नाउ। अब मुझे ये बताइए, इस पॉइंट के ऊपर y डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है? सो लिसन, सुनिए, इट इज वेरी इजी। हाँ, इट इज जीरो ओनली, नेट इज जीरो ओनली, देयर इज नो एक्सेलरेशन, यानी कि ऊपर के और नीचे के फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे। तो y फोर्सेस सब मिला के जीरो होना चाहिए। तो y फोर्सेस कौन से हैं? अरे लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट मैंने ऐसे लिखा है। तो y के फोर्सेस सब मिला के जीरो होना चाहिए। अरे यानी कि ऐसा आप कह दो, सुनो, T2 sin 50 जो ऊपर है प्लस T1 sin 40 और माइनस T3, ये सब मिला के जीरो होना चाहिए। या फिर ऐसा कह दो, ऊपर के और नीचे के बराबर हैं तो इक्वल्स टू T3 होना चाहिए। अबे समझे कि नहीं? T1 sin 40 T2 sin 50 दोनों मिला के T3 के बराबर है। तभी तो ये पॉइंट कहीं हिल नहीं रहे, अरे ऊपर के दोनों फोर्स और नीचे का ही फोर्स बराबर है, सो इक्वल्स टू T3। अरे खोपड़ी में बातें घुसी, लेकिन ये तो 100 है, अबे 100 है कि नहीं है? T3 इज 100। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? वेरी नाइस। तो ये तो 100 है, तो यहां पे आ जाएगा T2 sin 50 प्लस T1 sin 40 इज 100। करेक्ट। अब इसके आगे x फोर्सेस में आ जाओ, x में कौन कौन से फोर्सेस हैं भाई? एक इधर है और एक इधर है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो लिसन, T2 cos 50 इज इक्वल टू T1 cos 40। अरे तभी तो बॉडी ऐसे हिल नहीं रही है, दोनों बराबर हैं। तो या फिर आप ये भी लिख सकते हैं क्या, T1 cos 40 माइनस T2 cos 50 इक्वल टू 0। अबे एक ही बात है, MA तो आएगा नहीं, चल तो रही नहीं है बॉडी, MA तो नहीं आएगा, 0 आएगा MA के बदले, एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो ये आपका आ जाएगा। आई होप कि खोपड़ी में आपकी बातें पूरी तरीके से घुस चुकी है। सो यहां पे T1 और T2 के बीच में एक रिश्ता मिल जाएगा। सो T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू cos 40 बाई cos 50 मिल गया। अरे भैया T1 और T2 के बीच में रिश्ता मिला कि नहीं मिला? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसे लेंगे और इसे यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, T2 की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पूरी इक्वेशन T1 की बन जाएगी। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा? करेक्ट। तो T2 की जगह पे क्या डाल देंगे? T1 cos 40 अपॉन cos 50 मल्टीप्लाइड बाय sin 50। अरे भैया यहां डाल रहे हो, ये पूरी चीज यहां डाल रहे हो। सो sin 50 तो पहले से ही था, T2 की जगह पे T1 cos 40 और cos 50 नीचे आ गया। आई होप कि सभी की बात भेजे में घुस चुकी पूरी तरीके से। कोई है जिसे समझ में नहीं आया है? आया कि नहीं आया? प्लस T1 sin 40 इज 100, इज इट राइट? अच्छा बाय द वे sin 50 और cos 50 क्या बन जाएगा? tan बन जाएगा ना, सो इट विल बी T1 tan 50 cos 40
प्लस T1 sin 40 इक्वल्स टू 100. इज इट फाइन? अरे भाई सही है कि नहीं सही है? नाउ लिसन, देखो वैल्यूज तो आ चुकी हैं, वैल्यूज इन द सेंस, अरे वैल्यूज नहीं आई है, 50 वैल्यू है, 40 और 40 वैल्यू ही है ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर में देख के ये कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, मुझे T1 निकालना है। तो लिसन, T1 को साइड में निकाल लो और ये हो जाएगा आपका, लिसन T1 साइड में निकाल लो, ठीक है, और ब्रैकेट में रह जाएगा tan 50 cos 40 प्लस sin 40 इक्वल टू 100, ऐसा रह जाएगा, ठीक है, इस तरीके से रह जाएगा। तो ये जो भी आंसर आएगा इसको हम लोग मतलब 100 को इस आंसर से डिवाइड कर देंगे, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी। लाइए दिखाइए मुझे, साइंटिफिक कैलकुलेटर दिखाइए, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ये देखिए इसमें बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले देख लो। तो मुझे पहले कैलकुलेट क्या करना है, tan, हाँ क्या ना, tan करना है ना, सो tan, ठीक है, कितना है, 50 है ना, tan 50, हाँ, तो tan 50 है, मल्टीप्लाइड बाई क्या है, cos 40 है, cos 40 है, हाँ क्या ना, इक्वल टू, ये जो भी आ रहा है इसमें मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, sin 40, तो sin 40 ऐड करना है, इक्वल टू, ये आ रहा है मेरा 1.557, 1.557, सो बेसिकली ये वैल्यू T1 इंटू 1.557 इज इक्वल टू 100 आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, ऊपर लिख रहा हूं T1 इज 100 अपॉन 1.557, ऐसे करके मुझे लिखना होगा। तो 1 नहीं, 100 डिवाइड बाई 1.557, ठीक है, दिख रहा है भाई क्या नहीं दिख रहा है? गुड, कितना आंसर आया, 64.279 यानी कि 64.28 न्यूटन। सो 64.28 न्यूटन ये हमारा T1 का आंसर आ गया, T1 का। तो भैया T3 तो पहले ही निकाल चुके थे 100 न्यूटन, T1 भी निकाल चुके हैं 64.28। अब अगर T1 की वैल्यू आ चुकी है तो क्या मैं यहां T1 की वैल्यू डाल के T2 नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, अरे सबसे इजी यही दिख रहा है। तो T2 क्या हो जाएगा हमारा, T2 क्या हो जाएगा, T2 विल बी 64.28 मल्टीप्लाइड बाई cos 40 बाई cos 50। सो ये भी मैं करके दिखा देता हूं। तो 64.28 मल्टीप्लाइड बाई cos 40 इक्वल टू डिवाइड बाई cos 50 इक्वल टू, ये आ रहा है मेरा 76.605 यानी कि 76.61, ठीक है, 76.61। तो 76.61 आ रहा है T2 की वैल्यू, सॉरी इधर 76.61 न्यूटन। आई होप कि सभी को ये बातें पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है, राइट? अरे भाई तुम लोग समझे हो कि नहीं समझे हो? Have I committed some mistake because I can't see this answer in the textbook? So have I committed some mistake? That's my question to you guys. Did I commit some mistake here? Please just check whether my calculations are right, because the same answer is not given in the textbook. T3 का 100 दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, T3 का 100 दिया है, T2 का दिया है टेक्स्ट बुक में 56.56 और T1 का दिया हुआ है 47.44। तो भाई अब कौन गलत है कौन सही, इसका फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस टेक्स्ट बुक इज रॉन्ग, टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है ये, ठीक है। तो आप लोग जरा ये चेक, ये सही वाला है, ये राइट वाला है, टेक्स्ट बुक ने जो ये दिया हुआ है ये रॉन्ग वाला है। तो जरा देख लें, cos 40 बाई cos 50 की वैल्यू 1.192 है, यहां तक तो टेक्स्ट बुक ने राइट लिखा है। तो यहाँ पे मैंने अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से यहाँ पे 1.192 डाल दिया और sin 50 ले लिया। तो दोनों में से T1 पहले बाहर ले लो, 1.192 sin 50 और sin 40, है ना, ये चीज को कैलकुलेट करो तो आपको 1.557 ही आएगा जो हमें आया है। तो टेक्स्ट बुक को भी वही आना चाहिए था, लेकिन टेक्स्ट बुक को 2 पॉइंट समथिंग आया, विच इज रॉन्ग। तो उनको 2 पॉइंट समथिंग आया, उस वजह से आंसर जो है बिगड़ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? 2 पॉइंट समथिंग करोगे तो जाहिर सी बात है आंसर से छोटा हो जाएगा।
अपने को 1.55 आया ना, इसलिए आंसर बड़े आ रहे हैं अपने को। दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो इसको मैं एनीवे वो सब चीजें हो जाएंगी, डोंट वरी। अभी फाइनल एक जो चीज है वो पहले देख लेते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन इन पर्सन, डोंट वरी। लुक हियर, जस्ट लुक हियर। हमारे पास एक ऐसा, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन बना है, इंक्लाइंड प्लेन, और इस पर कोई मास रखा है, और यहां से मास जो है पुली के ऊपर है, और पुली से नीचे दूसरा मास लटक रहा है, राइट? दोनों मासेस में से ये मास भारी है ना, क्योंकि बड़ा दिख रहा है। जरूरी थोड़ी ना है, अबे मैं कह रहा हूं इसलिए। अरे हो सकता है कापूस का बना वो, कॉटन का हो सकता है, आयरन का बना वो। तो देखने से खाली नजरें धोखा खा सकती हैं। आंख देख के आप यकीन मत कीजिए ना, आंखों से देख के खाली, तो उसको एनालाइज भी कीजिए। बट एनीवे अगर ये इससे भारी है, ये अगर इससे भारी है, तो मुझे ये बताइए कि ये सिस्टम इधर चलेगा कि सिस्टम उधर चलेगा? सिस्टम इधर चलेगा, राइट? सही बात है ये कि नहीं? ये अगर भारी है, इससे ये भारी है, तो सिस्टम किधर चलेगा? इधर। और अगर ये भारी है तो सिस्टम इधर चलेगा। ऐसा कुछ नहीं कह सकते, गलत है। लिसन, ये सादा एक अकेली पुली नहीं है, पुली पे दो मास बंधे हुए होते हैं, तो जो भी भारी है उसकी तरफ सिस्टम जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है, तो आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना होगा और फिर चेक करना होगा। फोर्सेस रिजॉल्व के बिना, चेक के बिना आप नहीं कह सकते कि कौन किस तरफ सिस्टम जाने वाला है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यही फर्क है एक नॉर्मल एटवुड मशीन में और इसमें। एटवुड मशीन में आप डायरेक्टली कह सकते हो जो भारी है उसकी तरफ जाएगा सिस्टम, यहां आप ऐसा नहीं कह सकते। ओके, एनीवे तो नाम खाली मैं देख लूं क्या क्या दिया है। उसको नाम M1 दिया है, इसको M2 दिया है बस, और खाली पूछा है कि एक्सीलरेशन बताओ सिस्टम का, टेंशन बताओ, और फॉर्मूला मतलब दिया हुआ है खाली, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अब ये तो आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। लुक हियर वेरी केयरफुली। इसके ऊपर सुनो, किधर जाएगा सिस्टम पता नहीं, तो लेकिन अज्यूम कर लो, अज्यूम करके एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकाल लो। अगर वैल्यूज दिए तो वैल्यूज डाल दो। अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो समझ जाने का कि आपने जो सोचा कि सिस्टम ऐसे जाएगा, ऐसे न जाके सिस्टम वैसे जा रहा है। और प्लस आई, इसका मतलब आपने सही सोचा है। खाली प्लस माइनस बदल जाएगा, यही फिजिक्स की खूबसूरती है, ये ब्यूटी ऑफ फिजिक्स है। खाली प्लस माइनस आ जाएगा एंड में, और आपको समझ जाना है माइनस आया तो जैसा हमने सोचा उसका उल्टा चलने वाला है सिस्टम, और प्लस आ गया तो सिस्टम जैसा हमने सोचा वैसा ही चलने वाला है। इट इज डैम इजी। एनीवे तो अभी मैं फिलहाल मान के मैं चल रहा हूं कि सिस्टम ऐसा चलने वाला है। इट्स ओके, तुम मान लो कि उधर चल रहा है, इट्स ओके। अच्छा, बिकॉज ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल, खिंच नहीं सकती, लंबी नहीं हो सकती, तो एक्सेलरेशन अगर इसका ए है तो उसका भी ए होगा। आप देख रहे हैं हर बार मैं एक्सेलरेशन दूर बनाता हूं बॉडी से, क्योंकि एक्सेलरेशन कोई फोर्स नहीं है। दिस M2A इज नॉट अ फोर्स, ये सारे फोर्सेस का रिजल्ट है। दिस M1A इज नॉट फोर्स, सारे फोर्सेस का रिजल्ट है। तो कौन कौन से दो फोर्सेस है इस पे? एक है टेंशन ऊपर और एक है mg नीचे, है ना? तो टेंशन जो है ऊपर और नीचे क्या है? M2g, करेक्ट। अब बताइए इसकी इक्वेशन बताइए। M2g माइनस टेंशन इक्वल्स टू M2A। परफेक्ट, फैंटास्टिक, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इस वाले का क्या करें? इसमें भी दो फोर्सेस हैं, नहीं दो है, तीन है। कौन कौन से तीन है? एक तो है, नहीं फ्रिक्शन तो है ही नहीं, फ्रिक्शन लिया ही नहीं। एक है आपका M1g, एक है टेंशन T, और एक है नॉर्मल रिएक्शन। भैया नॉर्मल रिएक्शन, हाँ क्या ना अकल के पुतलो, नॉर्मल रिएक्शन है कि दीवार से टच है ना? अरे भैया टेढ़ी दीवार से टच है, जिससे भी टच करोगे उसका नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। क्या ये बॉडी ऐसे उछलने वाली है? नहीं, तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स यहां होगा। अच्छा बाय द वे, ये बॉडी अगर चलेगी तो कैसे चलेगी? ऐसे, ऐसे चलेगी ना। तो हमारा ये डायरेक्शन x डायरेक्शन हो गया और ये हो गया y। अबे बॉडी चलेगी तो ऐसे चलेगी ना, तो x हो गया और ये हो गया y। तो जो फोर्स ना x में ना y में उसे तोड़ना पड़ता है, जो फोर्स ना x में ना y में उसे तोड़ना पड़ता है। तो कौन सा फोर्स तोड़ना पड़ेगा? अबे mg तोड़ना पड़ेगा। ये x में है वो y में है, अकल के पुतलो, हाँ क्या ना? हाँ, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। सो बेसिकली इसको ब्रेक करो, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर।
अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ज्योमेट्री से लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, पिछले वीडियोस में देख लीजिए। सो बेसिकली ये हो गया आपका m1g cos थीटा और ये हो गया m1g sin थीटा, हाँ के ना? परफेक्ट। सो बेसिकली ये इक्वेशन अगर लिखना हुई तो क्या लिखेंगे? n इज m1g cos थीटा डायरेक्टली, क्योंकि बॉडी ऐसे हिल नहीं रही है तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन बॉडी ऐसे चल रही है ऐसे चल रही है, तो क्या लिखेंगे? बोलिए। नहीं क्या ऐसे चल रही है भाई, तो t माइनस m1g sin थीटा, सो t माइनस m1g sin थीटा इज m1a, t माइनस m1g sin थीटा इज m1a, हाँ के ना? परफेक्ट। तो ये सारी इक्वेशंस ऐसे लिखनी होती हैं। अरे खोपड़ी में बातें घुसी के नहीं। सो बेसिकली अभी इन दोनों को अगर हमने साथ में ले लिया तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, a आ जाएगा। सो एडिंग 1 and 2, सो ये 1 है मान लेते हैं और ये 2 है मान लेते हैं। सो एडिंग 1 and 2 इक्वेशन, व्हाट वी गेट? टेंशन कैंसिल। अबे होगा कि नहीं होगा? सो m2g माइनस m1g sin थीटा इज m1 प्लस m2 इंटू a। सो एक्सेलरेशन बहुत ही आसानी से आ गया, m2 माइनस m1 sin थीटा इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। अरे इट्स डैम इजी, कम ऑन। Was it difficult at all? No, not at all. It was not at all difficult. अरे भाई समझे कि नहीं समझे अकल के पुतलो? सो बहुत ही सिंपल है। तो अब यही एक्सेलरेशन लेके अगर तुमने ये वैल्यू यहां डाल दी तो टेंशन भी मिल जाएगा, हाँ क्या ना? चलो तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसे उठाते हैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है? सो देखो नॉर्मल रिएक्शन किसी ने पूछा होता तो डायरेक्टली आंसर यहां से आया था, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो टेंशन है वो ये है, इस टेंशन का तो टेंशन है। सो लिसन, टी इधर ले लो, टी इधर ले लो। सो टेंशन इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा ना, सो m2g माइनस a। अबे टी इधर ले लो, सो m2 उधर m2g है और माइनस m2 है, माइनस m2 है, m2 बाहर निकाल लो तो g माइनस है। सो t इज इक्वल्स टू m2 डाल दिया, अरे भाई डाला कि नहीं? m2 और g माइनस एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है? ये है ना पूरा, ये पूरा फॉर्मूला है। सो m2 माइनस m1 माइनस है ना, सो m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू g बाई m1 प्लस m2। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई है, कोई बात नहीं, हो जाता है। लॉकडाउन में क्या हाथों को जंग लग गई है। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं अकल के पुतलो? सो t इज इक्वल्स टू, ये g भी बाहर आ जाएगा ना, तो g भी बाहर ले लो। सो m2 बाहर था ही, g भी बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। इज इट राइट? अरे हाँ क्या ना भाई? करेक्ट है। सो t इज इक्वल्स टू m2g बाहर है, इसको ऊपर लेके जाओ तो इट विल बिकम m1 प्लस m2। अच्छा अब इसको ब्रैकेट को खोल दो तो माइनस m2 प्लस m1 साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो m2 कैंसल हो गया, करेक्ट है? आर यू गाइस गेटिंग इट? यहां से m1 भी बाहर ले सकते हो, सो टेंशन विल बी m1 m2g। अरे m1 बाहर ले लो, लेकिन अंदर क्या छूट जाएगा? m1 यहां से क्या, तो यहां पे क्या बचेगा? 1, और यहां पे बचेगा प्लस साइन थीटा, सो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा अपॉन m1 प्लस m2। समझे क्या? टेंशन का फॉर्मूला आ गया m1 m2g बाय m1 प्लस m2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आई होप कि सभी को ये सारी बातें पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है, करेक्ट है? सो सेम टू सेम टेक्स्ट बुक में भी आया है, लेकिन टेक्स्ट बुक ने जो लिया है मतलब इधर नहीं लिया है, सिस्टम को उधर चलते हुए लिया है, तो जस्ट मेरे से थोड़ा सा ऑपोजिट आया है। आर यू गाइस गेटिंग इट? टेक्स्ट बुक जस्ट थोड़ा सा ऑपोजिट है, अदरवाइज दिस इज द राइट आंसर। अरे टेक्स्ट बुक ने ऐसा लिया कि ये ऊपर जा रहा है और वो नीचे जा रहा है, मैंने कैसा लिया है कि ये नीचे जा रहा है और वो ऊपर जा रहा है। और हम दोनों में से सही कौन है?
ये देख के फॉर्मूला देख के बता नहीं सकते, अगर वैल्यूज पता हो तो बता सकते हैं। हम दोनों ही सही है वैसे। हो सकता है कि यहां पर कोई 10 डाल दे और यहां पे 1 डाल दे खाली, तो फिर तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा। तो टेक्स्ट बुक यहां पे बिल्कुल राइट है। हो सकता है कोई यहां पे 10 डाल दे और यहां पे 1 या 2 डाल दे, तो फिर ये सिस्टम यहां चलेगा, देन आई एम राइट। प्रॉब्लम कहां आ सकती है, अगर ये 5 हो और ये 6 हो या 5 हो 5.5 हो समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो, तो फिर क्या आएगा वो पहले से सोच भी नहीं सकते। वैल्यू डालेंगे, एक्सीलरेशन अगर एंड में पॉजिटिव आ गया तो समझ जाएंगे कि कौन राइट है, मतलब दोनों में से। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे डाल के देखेंगे वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर, और एक्सीलरेशन प्लस आ गया तो मैं राइट हूं, अगर एक्सीलरेशन माइनस आ गया तो टेक्स्ट बुक राइट है। इट्स ओके, इट्स रिलेटिव, कौन सही है कौन गलत है वो रिलेटिव है। समझ में आई बात है कि नहीं समझ में आई? दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समाप्त हो जाता है पूरी तरीके से।